स्नैप क्यूरियोज में आपका स्वागत है। जॉर्ज फॉर्स्टर सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक, एक क्रांतिकारी और प्राकृतिक इतिहास और संस्कृतियों के अध्ययन में अग्रणी थे। उनका जन्म 1754 में वर्तमान पोलैंड में हुआ था और उनका पालन पोषण उनके पिता योहान राइनहोल्ड फॉर्स्टर, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक द्वारा बौद्धिक वातावरण में हुआ था। छोटे से ही जॉर्ज ने अपने पिता की वैज्ञानिक अवलोकनों में सहायता की, जिससे उन्हें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राकृतिक जगत के प्रति लगाव पैदा हुआ। लेकिन उनकी जिज्ञासा पौधों और जानवरों से परे थी। वह मानव समाजों से भी समान रूप से मोहित थे और उन्हें बाहरी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि यूरोपीय पूर्वाग्रह से मुक्त पर्यवेक्षक के रूप में समझने की कोशिश करते थे। उनकी खुली सोच बाद में उन्हें अपने समय के सबसे प्रगतिशील विचारकों में से एक बना देगी। सन 1772 में केवल 17 साल की उम्र में फॉर्स्टर कैप्टन जेम्स कुक की दूसरी पैसिफिक यात्रा में शामिल हुए, अपने पिता की सहायता करते हुए प्राकृतिक वैज्ञानिक और चित्रकार के रूप में। 3 वर्षों के दौरान उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध में यात्रा की, न्यूजीलैंड, टोंगा, ताहिती और अंटार्कटिक क्षेत्रों का दौरा किया। अपने समय के कई यूरोपीय वैज्ञानिकों के विपरीत जॉर्ज ने केवल नमूने इकट्ठा नहीं किए, उन्होंने उन्हें शब्दों और चित्रों में सावधानीपूर्वक दर्ज किया। उन्होंने नई पौध प्रजातियों का वर्णन किया, पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया और उन पारिस्थितिक तंत्रों पर विस्तृत टिप्पणियां दर्ज की जो यूरोपियनों द्वारा पहले कभी नहीं अध्ययन किए गए थे। उनके काम ने प्रारंभिक जैव भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यह पहचानते हुए कि जलवायु और भूगोल ने प्रजातियों के वितरण को कैसे प्रभावित किया। लेकिन उन्होंने इस विचार को केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसका उपयोग मानव संस्कृतियों को समझने के लिए भी किया। फॉर्स्टर की सबसे बड़ी बौद्धिक प्रगति उनकी स्वदेशी लोगों के अध्ययन से आई, जबकि 18वीं सदी के कई यूरोपीय विचारक गैर यूरोपीय समाजों को आदिम मानते थे। फॉर्स्टर ने उन्हें विविध, जटिल और सम्मान के योग्य देखा। प्रशांत द्वीपवासियों के उनके वर्णन ने उनके समय की नस्लवादी धारणाओं को चुनौती दी, यह बताते हुए कि तथाकथित सभ्य यूरोप को श्रेष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी पुस्तक ए वॉयज राउंड द वर्ल्ड, जो 1777 में प्रकाशित हुई, प्राकृतिक इतिहास और मानवशास्त्र दोनों में एक मील का पत्थर थी। यह वर्गीकरण वर्णन, पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि और एक क्रांतिकारी मानवीय दृष्टिकोण से भरी हुई थी, जिसे सभी संस्कृतियों की गरिमा और मूल्य के लिए तर्क दिया गया था। उदाहरण के लिए, उनके अवलोकनों ने पॉलिनेशियाई समाज की उन्नत नौवहन तकनीकों, समृद्ध मौखिक परंपराओं और संगठित सामाजिक प्रणालियों को उजागर किया, जिससे आदिवासी लोगों के बारे में यूरोपीय पूर्वाग्रहों को तोड़ दिया। यूरोप लौटने के बाद फॉर्स्टर ने लिखना और पढ़ाना जारी रखा और एक सम्मानित शिक्षाविद बने। उन्होंने कासल विश्वविद्यालय में और बाद में मेंज विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए, जहां उन्होंने विज्ञान के प्रति एक तर्कसंगत, अनुभवजन्य दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। प्राकृतिक इतिहास में उनके योगदान क्रांतिकारी थे, विशेष रूप से जिस प्रकार उन्होंने पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ा। उनके काम ने सीधे तौर पर बाद के वैज्ञानिकों जैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और चार्ल्स डार्विन को प्रभावित किया, जिन्होंने प्रकृति की अंतर संबंध वाली विचारधारा पर उनके विचारों को आगे बढ़ाया। फिर भी फॉरेस्टर की बौद्धिक जिज्ञासा विज्ञान से परे तक फैली हुई थी। वह क्रांतिकारी राजनीति की ओर भी आकर्षित थे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित होकर फॉर्स्टर मैंस गणराज्य के प्रमुख व्यक्तियों में से एक बन गए, जो जर्मनी का लोकतंत्र का पहला प्रयास था। वह समानता, स्वतंत्रता और मानव प्रगति को मार्गदर्शन देने के लिए तर्क की शक्ति में विश्वास करते थे। एक राजनीतिक विचारक के रूप में उन्होंने लोकतंत्र के संघर्ष को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ देखा। जैसे किसी प्रजाति को प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता, वैसे ही किसी मानव समाज को दूसरे पर हावी होने का अधिकार नहीं था। जब प्रशिया की सेनाओं ने 1793 में मेंज गणराज्य को कुचल दिया, तो फॉर्स्टर को पेरिस में निर्वासन में जाना पड़ा, जहां वे राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय बने रहे। लेकिन उनके संघर्ष के वर्षों ने उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला। वह गरीबी में 1954 में 39 साल की उम्र में निधन हो गया, अपने पीछे एक असाधारण विरासत छोड़ते हुए। आज फॉर्स्टर को केवल एक प्रकृतिवादी और खोजकर्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी। वैज्ञानिक सटीकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनकी गहरी जिज्ञासा और सभी संस्कृतियों की गरिमा में उनका विश्वास आज भी विज्ञान और दर्शन को प्रभावित करता है। देखने के लिए धन्यवाद।